ओके, कोरिलेशन मतलब क्या है कोरिलेशन का, और क्या हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं। कोशिश रहेगा कि आज की क्लास में हम इस कोरिलेशन के चैप्टर को खत्म कर पाएं। लेट्स सी। तो ये हमारा थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्लास रहने वाला है। देखते हैं कहाँ तक हम कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट कर पाते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं या नहीं। कोरिलेशन, व्हाट कोरिलेशन इज। जब हम कोरिलेशन की बात कर रहे हैं तो टर्म से क्लियर हो रहा है कि वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अभी तक स्टैटिस्टिक्स में जितना पोर्शन हमने डिस्कस किया, उस पूरे पोर्शन में हमने हमेशा एक सिंगल वेरिएबल की बात की है, लाइक नंबर ऑफ पर्संस, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या कहीं से भी देखे हमने सिर्फ एक्स की बात की है। हमने एक्स की बात की है, यहां हम एक्स और वाई की बात करेंगे। यानी देर आर टू वेरिएबल्स, टू इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, टू डिफरेंट वेरिएबल्स आर देयर, और हमें ये देखना है कि क्या वो दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से कहीं भी रिलेट करते हैं क्या। और ये चीज हम रियल लाइफ में बहुत बार बहुत सारी जगह देखते हुए आए हैं। लाइक इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइजेस इंक्रीज करने से सेल्स डिक्रीज होती है। क्या है ये? इट्स अ रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सेल्स। डिमांड इंक्रीज होने पे सप्लाई इंक्रीज होती है, इट इज रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? उसके पीछे का रीजन हो सकता है कि हमने प्राइजेस कम किए। तो इट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। एडवर्टीजमेंट करने से सेल्स इंक्रीज होता है, हो सकता है, नहीं मालूम। लेकिन मुझे यही मालूम करना है कि हमारी जो दो वेरिएबल्स हमारे पास है, क्या उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। यदि एडवर्टीजमेंट करने से मेरा सेल्स इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली मैं अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट टाइम और ज्यादा एडवर्टीजमेंट करूंगा, सब्जेक्ट टू कि मेरी सेल्स और एडवर्टीजमेंट के बीच में। स्क्रीन सेवर किसने डाल दिया यार? एक सेकेंड गाइस, होल्ड कीजिएगा। सो इफ देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स, तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम पे अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट इंक्रीज कर देंगे। तो इन शॉर्ट, दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को आइडेंटिफाई हमें करना है, और वो जो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है, वो रिलेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। यहां हम कौन से रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरिलेशन का मीनिंग। कोरिलेशन इज, लिखिएगा, कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन between two or more variables. It's analysis between the covariation or analysis of the covariation between two or more variables. दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या वेरिएशन है, क्या कनेक्टिविटी है। ये उस कनेक्टिविटी, उस रिलेशन, उस वेरिएशन को एनालाइज करने का एक टूल है हमारे पास। कोरिलेशन, एक और सेंस में हम समझते हैं इसको, इज स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशन between two variables. Linear relationship between two variables.
कोरिलेशन इज स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब इन दोनों लाइन का मतलब क्या है? लीनियर रिलेशनशिप, कोरिलेशन लीनियर रिलेशनशिप बताता है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब कर्व्ड रिलेशन नहीं बताएगा, लीनियर रिलेशन बताएगा। यानी स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन में रिलेशन बताएगा, एक सेम डायरेक्शन में रिलेशन बताएगा। ये कर्व्ड रिलेशन नहीं बताता, और यही इसका एक लिमिटेशन भी बन जाता है, क्योंकि ऐसे कई दो वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनके बीच में कर्व्ड रिलेशन होगा, लेकिन वहां पे हम कोरिलेशन के थ्रू उस रिलेशन को आइडेंटिफाई नहीं बता सकते। और कई ऐसे दो वेरिएबल्स होते हैं जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी कोरिलेशन उनके बीच में कैलकुलेट हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना कोइंसिडेंटली। लाइक इंडिया में बर्थ रेट और अमेरिका के बर्थ रेट के बीच में रिलेशन है क्या? लेकिन हमने कोरिलेशन निकाला और निकल गया, तो ये लिमिटेशन है। दोनों के बीच में कोई जो कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर भी उनके बीच में लीनियर कोरिलेशन हो सकता है। ये क्या कहता है? कोइंसिडेंस। इट इज जस्ट एन कोइंसिडेंस, जस्ट अ कोइंसिडेंस कि उन दोनों फैक्टर्स के बीच में कोरिलेशन निकल के आ गया। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। लेकिन कोरिलेशन का ये लिमिटेशन है। दो मेन लिमिटेशन हो गए क्या? एक तो लीनियर रिलेशन बताएगा, लेकिन वो लीनियर रिलेशनशिप जो बता रहा है, उस लीनियर रिलेशनशिप के अंदर जरूरी नहीं है कि दो वेरिएबल इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर भी उनके बीच में कोरिलेशन हो सकता है। एक तो होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कौन कर रहा है गाइस? इसमें से स्पॉटलाइट किसने हटाया? ये आप इसके सेटिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम ना करें, वरना क्लास डिस्टर्ब होगा आप लोगों का। ये स्क्रीन सेवर किसने इसमें डाल दिया है यार? इट्स नॉट टर्निंग ऑफ। चलिए लेट्स सी, मैं कुछ लिखता ही रहता हूं ताकि स्क्रीन सेवर ना आए। ओके गाइस, तो कोरिलेशन हमने बोला, एक तो लीनियर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, दो डिपेंडेंट वेरिएबल होनी चाहिए ना, तभी उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप आएगा। लेकिन यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में भी रिलेशनशिप आ जाता है, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशन। कितने तरह के कोरिलेशंस हमारे पास होते हैं तो नोट कीजिएगा। सबसे पहले जैसे देखो, एक डायग्राम लेते हैं। इस तरह से मैंने डेटा प्लॉट किए, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स और वाई के डेटा को मैंने प्लॉट किया, ये एक इस तरह से मेरे डेटा प्लॉट हो रहे हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी के सारे कहाँ पे आ रहे हैं? पॉइंट्स एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन है उनके बीच में, वो कौन सा कोरिलेशन कहलाएगा? ये कहलाएगा परफेक्ट कोरिलेशन। इसे बोलते हैं हम परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन वेयर आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू +1। क्योंकि कोरिलेशन होता है दो के बीच में या तो परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव, यानी +1 या -1। जैसे कोई भी, हम ऐसे दो पर्सन की बात करें जो इतने ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिनके बीच में कोरिलेशन है कि एक पर्सन एक स्टेप आगे लेता है तो दूसरा पर्सन भी एक स्टेप आगे लेता है, और दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा कोरिलेशन हुआ? एक एक स्टेप सिमिलर। तुम 10 मीटर दौड़ोगे, मैं भी 10 मीटर दौड़ूंगा। तुम राइट में जाओगे, मैं भी राइट में जाऊंगा। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एकदम
परफेक्ट सेम डायरेक्शन का कोरिलेशन है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, +1। अब दो पर्सन की बात करते हैं, एक दूसरे से इतनी नफरत है कि तुम राइट में जाओगे तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, तुम एक स्टेप राइट में जाओगे तो मैं भी एक स्टेप लेफ्ट में जाऊंगा, तुम 4 स्टेप राइट में जाओगे तो मैं भी 4 स्टेप लेफ्ट में जाऊंगा। इसका मतलब दोनों में कोरिलेशन है, यस कोरिलेशन है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन का कोरिलेशन है, जिसे बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम चीज करेंगे, कोरिलेशन का मतलब नहीं है कि x का y पे जो इंपैक्ट आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी रिलेशन हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज होगी, तो क्या ये परफेक्ट एग्जैक्टली अपोजिट हुआ ना, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड डिक्रीज हो रहा है, रिलेशन है, हाँ डेफिनेटली रिलेशन है, प्राइस और डिमांड के बीच में डेफिनेटली रिलेशन है, लेकिन कौन सा, नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशन है। तो यहां पे नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है और पॉजिटिव रिलेशन भी। तो पहला जो टाइप ऑफ रिलेशन है परफेक्ट पॉजिटिव, यानी वेयर r इज इक्वल टू +1। हमारा जो कोरिलेशन होता है वो डेफिनेटली +1 से -1 के बीच में ही होने वाला है, कोरिलेशन +1 से -1 के बीच में होने वाला है। +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, -1 का मतलब परफेक्ट नेगेटिव। सेकेंड टाइप ऑफ कोरिलेशन, ये परफेक्ट पॉजिटिव है, सेकेंड टाइप है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव किसे बोलते हैं, डायग्राम से समझते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव किसे बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव का मतलब जहां पे पॉजिटिव साइड में रिलेटेड है वो एक दूसरे से, लेकिन 100% रिलेटेड नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, 1 स्टेप इज इक्वल टू 1 स्टेप, 2 स्टेप इज इक्वल टू 2 स्टेप, ऐसा नहीं है। एक पर्सन 1 स्टेप चल रहा है, दूसरा 2 स्टेप चल रहा है, फिर वो 2 चलता है तो वो 4 चलता है, कोरिलेटेड है लेकिन परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है। तो सपोज हमारी लाइन यहाँ है, तो उन दोनों के बीच के डेटा का जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मतलब एग्जैक्टली सेम लाइन में नहीं है, थोड़ा सा वो स्कैटर्ड है लाइन से आसपास, लेकिन उस लाइन के आसपास है वो सारे डेटा। आप इसको यूं बोल सकते हैं कि इस तरह से हमने डेटा लगाए, लेकिन वो एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के पास पास में, लेकिन डायरेक्शन उनका एग्जैक्टली सेम है। ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। यदि मैं इसको वैल्यू प्रोवाइड कर दूं कि सर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव में वैल्यू कितनी आएगी कोरिलेशन की, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू +1 से तो डेफिनेटली कम होगी ना, क्योंकि +1 का मतलब परफेक्ट, तो इसकी वैल्यू आप ले सकते हैं 0.75 से ज्यादा, मोर देन 0.75 एंड लेस देन 1। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो 1 to 0.75 के बीच में आएगी। कोरिलेशन 0.9, कोरिलेशन 0.95 आ रहा है, कोरिलेशन 0.93 आ रहा है, इसका मतलब वो परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। 0 तो मतलब कोरिलेशन ही नहीं हुआ ना बेटा, 0 का मतलब कोरिलेशन है ही नहीं। जीरो का मतलब, यस राहुल, तो परफेक्ट वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हो जाएगा। जीरो मतलब तो नो रिलेशन, +1 परफेक्ट पॉजिटिव, -1 परफेक्ट नेगेटिव, और 0 मतलब नो रिलेशन। जैसे साइज ऑफ द पर्सन एंड हाइट ऑफ द पर्सन, इज देयर एनी रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है ना, तो यहां पे कोरिलेशन r इज इक्वल टू 0 आएगा। एज ऑफ द पर्सन एंड हाइट ऑफ द पर्सन, इज देयर एनी रिलेशन, यस यस, एज के साथ हाइट बढ़ती है एक लेवल तक। तो जैसे हम चार्ट्स देखते हैं ना, उसमें एज और हाइट कंपेयर करते हैं, एज और वेट कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा बहुत रिलेशन है, तो वहां पॉजिटिव रिलेशन है लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं। तो ये आपको चेक करना है। इसी तरह से एक और लिखते हैं, वीक पॉजिटिव, वीक पॉजिटिव, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये हमारी लाइन है, लेकिन हमारा जो डेटा है वो कहां पे है, इस तरह से इस लाइन से और ज्यादा स्कैटर्ड है। एक तो होता है बिल्कुल लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, लाइन के आसपास
स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, और लाइन के दूर दूर है लेकिन डायरेक्शन उनका सेम है, तो वो कहलाएगा वीक पॉजिटिव। इस वीक पॉजिटिव को आप वैल्यू दे सकते हो, क्या वैल्यू दे सकते हो? 0.25 से 0.75। वैसे इसके अंदर एक मॉडरेट पॉजिटिव भी आता है। मॉडरेट पॉजिटिव होता है 0.5 से 0.75, और यहां पे हम वीक पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो वीक पॉजिटिव, ये जो वैल्यूज दी हैं ये हमने सिर्फ आर्बिट्रेरी वैल्यूज दी हैं, तो उस हिसाब से वैल्यूज ध्यान रखें। अब जिस तरह से हमने पॉजिटिव डायरेक्शन की बात की, एग्जैक्टली उसी तरह हम कौन से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? अब ये वाला जो एरो बनेगा, इस तरह से जो रिलेशन आएगा वो हमेशा नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहां पे सारी वैल्यूज इस लाइन के ऊपर है, तो ये क्या कहलाएगा? परफेक्ट नेगेटिव। और एग्जैक्टली कुछ इसी तरह परफेक्ट नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, वीक नेगेटिव, ये आपके पास कोरिलेशंस बनेंगे। नो रिलेशन, ये रहा, ये कौन सा रिलेशन है सर? किसी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ये डायग्राम आपका एक तरह से कहलाएगा नो रिलेशन का। तो यहां हमने जो डायग्राम बनाए, इन डायग्राम को क्या बोलते हैं? स्कैटर्ड डायग्राम। नाम लिख लीजिएगा, कोरिलेशन को प्रेजेंट करने का फर्स्ट मेथड स्कैटर्ड डायग्राम, SCATTERED, स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर्ड डायग्राम के थ्रू हमने कुछ कोरिलेशन के प्रेजेंटेशंस यहां पे दिए। स्कैटर्ड, अब जब स्कैटर्ड डायग्राम बनाते हो तो वो कौन सा कोरिलेशन बता रहा है? वो दोनों तरह के कोरिलेशन बताता है। वो लीनियर कोरिलेशन भी बताता है और वो कर्वी लीनियर यानी नॉन लीनियर कोरिलेशन को भी प्रेजेंट करता है। तो एक लाइन यहां लिख लीजिएगा, स्कैटर्ड डायग्राम captured, scatter diagram captured both linear and non-linear या curvilinear relation। स्कैटर डायग्राम में लीनियर एंड नॉन कर्विलिनियर दोनों तरह के डायग्राम्स, दोनों तरह के कोरिलेशंस, दोनों तरह के रिलेशंस को ये प्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? टाइप ऑफ कोरिलेशन क्लियर है? कोरिलेशन में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वीक और वीक पॉजिटिव का कोई एग्जांपल दिया ना? वीक पॉजिटिव का एग्जांपल अभी आपको दिया मैंने, वीक पॉजिटिव का एग्जांपल। हाइट एंड वेट या एज एंड वेट। एज और वेट के बीच में रिलेशन है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है कि जो 1 साल का होगा उसका वेट एग्जैक्टली यही होगा। होना चाहिए, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन होगा ये जरूरी नहीं है। तो वो वीक पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन वीक है क्योंकि अदर फैक्टर्स भी इन रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो वो अदर फैक्टर्स भी जब रिलेशन को अफेक्ट करते हैं तो वहां पे 100% कोरिलेशन की बात नहीं कर सकते हम। अभी एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत सारे आएंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट, दो तरह के कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन का मतलब जहां दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं वो सिंपल कोरिलेशन कहलाता है। वेयर आर इज इन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में आर निकाला, कोरिलेशन को हम आर से प्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स और वाई के बीच में जब हम आर निकाल रहे हैं तो ये सिंपल कोरिलेशन है। टू वेरिएबल्स आर देयर और उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज सिंपल कोरिलेशन। और एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब वेयर वी हैव मोर देन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, दो से ज्यादा वेरिएबल्स है मेरे पास
और मैं वहां किसी एक वेरिएबल का बाकी सारे वेरिएबल्स के साथ कोरिलेशन निकाल रहा हूं। लाइक हमारा सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? सेल्स के इंक्रीज और डिक्रीज होने के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं जो हमारी सेल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? पहला डिमांड, प्राइस, प्रेफरेंस, कई फैक्टर्स हो सकते हैं ना। तो क्या सेल्स और प्राइस के बीच में कोरिलेशन क्या 100% परफेक्ट कोरिलेशन है? नो, इज नॉट नेसेसरी कि सेल्स हमेशा प्राइस से इफेक्ट होती है, बिकॉज उसके पीछे और भी कोई रीजन हो सकता है, और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। अब मुझे सेल्स के साथ कितने वेरिएबल आ गए मेरे पास? सेल्स भी आ गई, डिमांड भी आ गई, प्राइस भी आ गई, प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस भी आ गई। मुझे इन सबके बीच में कोरिलेशन निकालना है, सबके बीच में नहीं, मुझे सेल्स का बाकी तीनों फैक्टर से कोरिलेशन निकालना है। तो ये कहलाएगा मल्टीपल कोरिलेशन, जहां आप एक वेरिएबल को बाकी सारे वेरिएबल के ग्रुप के साथ कोरिलेट कर रहे हो, तो वो कहलाता है मल्टी कोरिलेशन। यानी जहां पे आप यूं कह सकते हो कि फर्स्ट फैक्टर को आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के साथ कोरिलेट कर रहे हो। कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 2 3 4, 1 एंड 2 3 4, एक तरफ 1 है और दूसरी तरफ 2 3 4 का कॉम्बिनेशन है, तो ये मल्टीपल कोरिलेशन होता है। ये हमारे लिए काम का नहीं है, कैलकुलेट भी हमें नहीं करना होगा, हमें सिंपल कोरिलेशन तक ही रहना है, जहां एक्स एंड वाई के बीच में ही हम कोरिलेशन निकालेंगे। अब कोरिलेशन के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी? कोरिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एज हम सबको एमसीक्यू क्वेश्चंस पे जाने का है, कुछ डिस्क्रिप्टिव पे भी हैं, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ये जो इंफॉर्मेशन हमने लिया है ना, ये ध्यान रखिएगा कि किस तरह के टाइप ऑफ कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स आपको दे दिए जाएंगे, उनके बीच में कोरिलेशन कौन सा है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। वीक है, स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन जनरल नेगेटिव, पॉजिटिव, नो रिलेशन, कांट से, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा या जीरो कोरिलेशन होगा या पता नहीं कौन सा रिलेशन होगा। कुछ इस तरह के ऑप्शंस के साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, तो वहां हमें पहचानना है कि किस तरह के रिलेशंस हैं, कोरिलेशंस हैं। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, और जब कैलकुलेशन की बात करते हैं तो मेथड्स लिखेंगे। मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, नॉर्मली हमारे पास, मेनली हमारे पास, कॉमनली हमारे पास दो मेथड होते हैं कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के। दो तरह के डेटा होते हैं हमारे पास, हम स्टैट्स में स्टार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब से हमने स्टैटिस्टिक्स, स्टार्ट डेटा का क्लासिफिकेशन, डेटा के टाइप्स की बात की थी, तो हमने स्टार्ट में बात की थी टू टाइप ऑफ डेटा आर देयर, वन इज क्वालिटेटिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज ओके, एक और बात की थी, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा और एक क्वालिटेटिव डेटा। यहां कोरिलेशन हम कौन से डेटा के बीच में निकाल रहे हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्यों क्वालिटेटिव डेटा के बीच में कोरिलेशन नहीं हो सकता? हो सकता है ना। प्लेस ऑफ लिविंग से हाइट ऑफ पर्सन कोरिलेटेड है? यस, कोरिलेटेड है। साउथ में जाइए आपको बहुत कम हाइट के लोग मिलेंगे, चाइना में जाइए सारे कम हाइट के लोग मिलेंगे, इंडिया में नॉर्थ में आइए सबकी हाइट अच्छी मिलेगी, साउथ अफ्रीका चले जाइए वहां की हाइट सबकी बहुत ज्यादा मिलेगी। क्या है, प्लेस ऑफ लिविंग से या एटमॉस्फेयर से या पानी जो भी है, लोकेशन से हाइट ऑफ पर्सन रिलेटेड है? यस, इट इज रिलेटेड। तो यहां पे भी तो कोरिलेशन है, लेकिन कौन सा? क्वालिटेटिव। ये क्वालिटेटिव हुआ, प्लेस एंड हाइट। स्किन कलर, स्किन टोन एंड प्लेस है? यस। पैसा और बाल, बोलते हैं ना लोग, यार बाल उड़ गए पैसा बहुत आ गया, ऐसा ही बोलते हो, सुना होगा ना किसी को। या नहीं, नहीं कर रहा, मेरे पास दूसरे वाले एग्जाम्पल से आया है, नॉलेज और बाल। नॉलेज और बाल, जितना ज्यादा नॉलेज आता है उतने ही बाल कम होते गए मेरे, अब नॉलेज का भंडार आ गया तो पूरे ही साफ हो गए। तो ये कौन सा डेटा है? ये भी मजाक कर रहा हूं, ऐसा कोई रिलेशन होता नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिव रिलेशन होता है हमारे पास और एक क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है। जैसे एज ऑफ एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेटेड है? यस, इंडिया में तो रिलेटेड है। हमने नॉर्मली देखा है कि हस्बैंड की एज ज्यादा होती है, वाइफ की एज कम होती है, और उनकी एज के बीच में नॉर्मली 2-3 ईयर का
4 ईयर का आसपास का गैप होता है। हाइट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। आज तक नहीं बेटा, आपकी हाइट कम है इसलिए प्रॉब्लम है, आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे कोरिलेशन को थोड़ी खराब कर देगा। मतलब 50 डेटा एग्जांपल लेके आऊंगा, 50 डेटा लेके आऊंगा, उनके बीच में मैं कोरिलेशन निकालूंगा, तो उसमें से एक आपका एग्जांपल थोड़ा सा अपवाद होगा, तो वो तो अलग करना ही पड़ेगा ना। तो ये कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा की जो हम बात कर रहे हैं, दो तरह के कोरिलेशन हो गए हमारे पास, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो उनको कैलकुलेट करने के भी दो मेथड है हमारे पास। क्वांटिटेटिव डेटा को कैलकुलेट करने के लिए क्वांटिटेटिव डेटा की कैलकुलेशन के लिए, के कोरिलेशन की कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट फॉर्मूला मेथड, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। शॉर्ट में हम कार्ल पियर्सन मेथड भी बोलते हैं, पूरा नाम इसका कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट है। दूसरा है क्वालिटेटिव, और क्वालिटेटिव के लिए हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, क्वालिटेटिव डेटा के लिए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट। ठीक है, ये दो मेथड हमें यहां समझने हैं। वैसे क्वालिटेटिव डेटा के लिए एक और मेथड होता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। एक मेथड का और नाम तो लिख ही लीजिए, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के अंदर। concurrent deviation. So there are total 3 methods of correlation. First one is Karl Pearson product moment. Second is Spearman rank, दोनों का नाम है किसने दिया था। और थर्ड concurrent deviation, इसमें उसका नाम नहीं मालूम कि ये किसने दिया था। अब आते हैं सबसे पहले कार्ल पियर्सन पे। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन पे आने से पहले एक चीज समझें, यहां पहले हमें निकालना है कोवेरियांस बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोवेरियांस बिटवीन टू वेरिएबल्स, व्हाट इज कोवेरियांस? वेरियांस पढ़ा है सबने? पढ़ा है ना सभी ने? यू ऑल गाइस पढ़ा है ना सभी ने? यस, हाँ हमने तो सबने पढ़ा है, हमने सबने कोवेरियांस वेरियांस पढ़ा है, स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा है, हमने सबके उसकी कैलकुलेशंस किए हैं। यस राघव, यू वांट टू से समथिंग? वेरियांस और कोवेरियांस, जिन्होंने भी पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, और जिन्होंने वेरियांस पढ़ा है उन्हें फॉर्मूला डिराइव करना सिखा देता हूं मैं यहाँ पे, कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और इस कोरिलेशन में इटसेल्फ बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि यार कैसे इनको मेमोराइज किया जाए। तो हम कोरिलेशन में कोरिलेट कर रहे हैं वेरियांस और कोवेरियांस को। तो जहां वेरियांस के फॉर्मूलाज पता है वहां से कोवेरियांस के फॉर्मूला भी पता चल जाएंगे। वेरियांस क्या था? वेरियांस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरियांस होता क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरियांस क्या होता है, जल्दी से कोई बताएगा? डेविएशन, किसका डेविएशन, किससे डेविएशन? एक्स का एक्स के साथ डेविएशन, ये निकाला था ना वेरियांस। एक्स का एक्स के साथ डेविएशन, एक्स का एक्स के बीच में वेरियांस, दैट इज नोन एज वेरियांस। एक्स का एक्स के साथ, वहां एक ही वेरिएबल था एक्स, हम एक्स को एक्स के साथ चेक कर रहे थे कि वो खुद ही के साथ कितना वेरी करता है, यानी एक्स बार के साथ, मीन के साथ। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, अब हम यहां देखेंगे कि एक्स
y के साथ कितना वेरी करता है, तो ये बन गया कोवेरियांस। एक वेरियांस जहां x का x के साथ वेरिएशन निकाल रहे थे, अब हम निकाल रहे हैं कोवेरियांस यानी x का y के साथ वेरिएशन। मैं कोवेरियांस का फॉर्मूला लिखता हूं, और कोवेरियांस के फॉर्मूले में वेरिएशन का फॉर्मूला याद है? वेरियांस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर का फॉर्मूला याद है किसी को? बोलो। एफ को भूल जाइए, एक्स स्क्वायर अपॉन एन, या मैं पूरा लिख देता हूं, चलो, समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था हमारा, है ना? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय एन, ऐसे लिख सकते हैं ना? एक्स का एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि ये खुद ही के साथ वेरिएशन था हमारा, एक्स का एक्स के साथ। अब मेरा वेरिएशन किसके साथ निकालना है मुझे? एक्स का वाई के साथ। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं जब मुझे एक्स का वाई के साथ वेरिएशन निकालना हो तो। यस, क्या बात, क्या बात, ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया कोवेरियंस का, ये है आपका फॉर्मूला कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। राहुल, आपका या तो माइक ऑन है, आप कंटिन्यूली ब्लिंक कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा? ये तो वेरियंस का है जो हम पढ़ चुके हैं, और ये है कोवेरियंस का जो हम पढ़ रहे हैं। इट इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में कोवेरियंस का फॉर्मूला है समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इसका फॉर्मूला एक और ले सकते हैं हम, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय एन। ऑल्टरनेटिवली इसका एक फॉर्मूला और ले सकते हैं हम, समीशन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन समीशन एक्स समीशन वाई। और फॉर्मूले हमें सारे पता होना जरूरी है, ये तीनों फॉर्मूलाज हमें पता होना जरूरी है कोवेरियंस का, क्योंकि फिर याद दिला देता हूं एक बार, हमें एमसीक्यू पेपर के लिए जाना है और मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के अंदर यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट द डिटेल कैलकुलेशन डिटेल मेथड कि पूरा एक क्वेश्चन मिलेगा 10 डेटास के साथ में एक एक चीज कैलकुलेट करेंगे और फिर आंसर निकाल के देंगे। नो, आपको आएंगी शॉर्ट इंफॉर्मेशंस, और उन लिमिटेड शॉर्ट इंफॉर्मेशंस को यूज करके आपको ये फॉर्मुलेज में वैल्यूज कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या दिया हुआ है, कैसे उसको यूज करना है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो कोवेरियंस को कैलकुलेट करने के वी हैव 3 फॉर्मूलाज, तीनों आपको याद रखने हैं, और ये तीनों फॉर्मूलाज हमने वेरियंस से ही डिराइव किए हैं। ये तीनों फॉर्मूलाज वेरियंस के फॉर्मूलाज हैं। यदि वेरियंस के फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो ऑल द 3 फॉर्मूलाज आर ऑफ वेरियंस फॉर्मूला। एग्जैक्टली वेरियंस के फॉर्मूले में हमने एक्स के एक्स वेरिएशन को एक्स के वाई वेरिएशन में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया। जहां भी एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर था हमने एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार कर दिया है। जहां भी एक्स बार स्क्वायर था, यहां पे एक्स बार स्क्वायर था, हमने उसको एक्स बार और वाई बार कर दिया है। तो जहां भी 2 एक्स थे उसमें से एक एक्स को एक्स रहने दिया और दूसरे एक्स को वाई बना दिया, उससे ही हमारे सारे फॉर्मूलाज बन गए। तो इनको बार बार आप रिलेट करके ट्राई करोगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। और जिन्हें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी साथ में देना है उनको तो पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, तो वो भी हम देखेंगे सारी चीजें। यस, हाँ वही एन तो सेम ही है सब जगह, यहां फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा आपको।
ठीक है। अब जब ये कोवेरियंस हमने कैलकुलेट किया तो कार्ल पियर्सन आए। अब देखो एक प्रॉब्लम क्या है कोवेरियंस के अंदर, यहां से समझे, देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, दो वेरिएबल्स का कोरिलेशन। अब सोचो, एक वेरिएबल है हाइट और दूसरा वेरिएबल है वेट। तो आप हाइट और वेट के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हो सपोज, तो x माइनस एक्स बार वाला डेटा तो आएगा सेंटीमीटर या मीटर में, इंचेस में, और y माइनस वाई बार वाला डेटा आएगा केजी में या पौंड में। आप से यहां से जो कोवेरियंस का रिजल्ट आएगा उसे क्या बोलोगे, मान लीजिए कोवेरियंस आया 0.59, इसके आगे यूनिट क्या लगाओगे, सेंटीमीटर केजी। दो यूनिट मल्टीप्लाई कर दी ना आपने, एक डेटा सेंटीमीटर में था, एक डेटा केजी में था, उन दोनों के बीच का मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये डेटा आपका केजी में है, ये डेटा आपका सेंटीमीटर में। आप केजी और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और केजी और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट किस में आएगा, केजी सेंटीमीटर में। कितना अजीब सा लग रहा है ना, पॉइंट नहीं 0.59 केजी सेंटीमीटर, ये क्या होता है। तो फिर कार्ल पियर्सन आया, बोले ये गड़बड़ है भैया आपका कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को सही करो और इसमें से ये जो केजी और सेंटीमीटर है ना उन्हें रिमूव करो। बोले कैसे, बोले दो नए डेटा से इसको डिवाइड मार दो, तो उसके केजी और सेंटीमीटर से इसका केजी और सेंटीमीटर आपस में कट जाएगा और फिर परफेक्ट कोरिलेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन में कोरिलेशन का फॉर्मूला कार्ल पियर्सन ने क्या दिया, उसने इसको कोवेरियंस जो हमने निकाला था ना किसके बीच में, x और y के बीच में, उसको स्टैंडर्ड डिविएशन x और स्टैंडर्ड डिविएशन y से डिवाइड कर दिया। स्टैंडर्ड डिविएशन x का केजी ऊपर के x के केजी को काट देता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन y का केजी y का सेंटीमीटर ऊपर के y के सेंटीमीटर को काट देता है। तो यहां पे जो रिजल्ट आता है उसके आगे कोई भी यूनिट नहीं लगती है, यानी कोरिलेशन के अंदर जो आंसर आएगा उस आंसर के आगे आपको कोई भी यूनिट यूज नहीं करनी है, ना तो वो सेंटीमीटर होगा, ना केजी होगा, ना मीटर होगा, ना नंबर्स होंगे, कुछ नहीं होगा। वो सिंपली एक वैल्यू होगी जिसके आगे कोई भी यूनिट नहीं होगी। ये याद करने का एक तरीका बताया मैं कि कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन y। स्टैंडर्ड डिविएशन कोरिलेशन का सबसे इजी मेथड है ये। स्टैंडर्ड डिविएशन x निकालना आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन y निकालना आता है, कोवेरियंस x और y नहीं निकालना। हमने यहां पे अभी तीन फॉर्मूले में से किसी भी एक फॉर्मूले से सीख लिया, खत्म कोरिलेशन। अब मैं यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन x और y निकालता सर हमें, तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन x और y के फॉर्मूले को यहां पे पुट कर देते हैं और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बनाते हैं। लिखिए कोरिलेशन के फॉर्मूलाज। अब समीशन x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट y माइनस वाई बाय स्क्वायर। ये फॉर्मूला उसी से बनाया है, अंडर रूट आ गया। दिखाऊं कैलकुलेशन, पहले रखा हमने कोवेरियंस का फॉर्मूला, उसके डिवाइड में क्या है n है ना, और फिर हमने रखा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, इनके डिवाइड में भी क्या था n, नीचे वाले n से ऊपर वाला n कट, रिमेनिंग वैल्यूज यहां पे सामने रख दी। हाँ बार तो आएगा ही, एक सेकंड, यहां पे मैंने लिखने में गड़बड़ किया थोड़ा सा, ये स्क्वायर, और एक और रख लो, कोरिलेशन का एक और फॉर्मूला लिख लो,
समीशन एक्स वाई 1/n समीशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समीशन वाई, ये कोवेरियंस का फॉर्मूला रख दिया, ऊपर याद किया था ना अभी। नीचे कोरिलेशन का फॉर्मूला रख, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगते हैं, एक्स स्क्वायर 1/x समीशन एक्स का होल स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर 1/n समीशन वाई का होल स्क्वायर। इज जस्ट स्टार्टिंग बेटा, ये तो शुरुआत है। यस, नोटेड, ओके ओके। चलिए, तो यहां तक हो गई फॉर्मूले की बात खत्म। ये है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। अभी ये इतना सारा जंबल हो गया है, थोड़ा एग्जांपल देखना पड़ेगा ना, तो कुछ एग्जांपल्स पहले देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मेथड आगे की तरफ बात करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेके आते हैं यहाँ पे, नोट कीजिएगा, और फिर हम कुछ एमसीक्यूज भी यहाँ पे डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ बुक, नॉट ऑफ योर्स। हम्म, ओके। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन फिर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे। आई हैव वन एक्स एंड वाई 5 4 3 2 1 4 2 10 8 6 कोरिलेशन निकालना है। अब डिपेंड ये करता है कि आप कौन करोगे। तो जब आपके पास ये वैल्यूज जो गिवन है, ये बहुत स्मॉल वैल्यूज हो ना, जिनका हम स्क्वायर इजीली कैलकुलेट कर सकें, जिनका एडिशन हम इजीली कर सकें, जिनका मल्टीप्लाई निकालने में हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ऐसी सिचुएशन में सिंपली आप बिना एक्स बार के स्ट्रेट अवे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कोरिलेशन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी आपको स्मॉल वैल्यूज के साथ कैलकुलेशन करनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नहीं वो सीधा नहीं दिखता ना, इसलिए उंगली दिखा के दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी स्मॉल कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले यहां से नोट डाउन कर लें, माइंड में स्टोर कर लें कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करना है, दिख रहा है यहाँ पे, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। पहला, एक्स की टोटल और वाई की टोटल अलग से लेनी है, समीशन एक्स एंड समीशन वाई, एक्स और वाई के अलग अलग टोटल चाहिए। हमें यहाँ पे एक्स का स्क्वायर चाहिए, हमें यहाँ वाई का स्क्वायर चाहिए, बस यही कैलकुलेशंस है। अब ये सारी कैलकुलेशन स्टेटमेंट में ड्रॉ कर लेते हैं। मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए, वाई का स्क्वायर चाहिए, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई चाहिए, सिंपल है, फटाफट। टोटल इसका टोटल 30, ऐसे 30 15 30, एक्स स्क्वायर का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल 55, वाई स्क्वायर का टोटल 220, एक्स एंड वाई का टोटल
x मल्टीप्लाई बाय y का टोटल 80, ये सबका रिजल्ट आ गया। बस जस्ट पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला एंड ड्रॉ द आंसर। बेटा फिर तो आपके कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर में, सब में गड़बड़ है, सही कर लो। आर का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था? समीशन एक्स वाई माइनस 1 बाय एक्स समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय रूट समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स अपॉन एन समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ऐसे लिख देता हूं, एक ही बात है ना। और यहां पे समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई स्क्वायर अपॉन एन। फाइन, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। समीशन एक्स वाई इज 80, 1 बाय 5 समीशन एक्स 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 का टोटल 15 समीशन वाई 30 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 55 एक्स 15 का स्क्वायर वाई स्क्वायर 220 माइनस 1 बाय 5 वाई की वैल्यू कितनी आई थी? 30, 30 का स्क्वायर। चलो भैया चलाओ कैलकुलेटर, फटाफट कैलकुलेटर चलाओ, आंसर निकालो। अरे यार नहीं नहीं नहीं, डोंट टेल मी, शिट। एक मिनट गाइस होल्ड कीजिएगा, आप कैलकुलेशन कीजिए। यस गाइस, रिजल्ट आ गया आप लोगों के पास। यस, इट इज -0.5। दैट मीन्स इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है और वो भी है 0.5। ठीक है,
एक मिनट गाइस, ये डिस्प्ले कोशिश कर रहा हूं, डिस्प्ले चला गया है। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट। क्लास खत्म है ना? कितनी चार्ज है बैटरी? चल जाएगा ना यार? ये लग जाएगा उधर, ये वाला? ये नहीं लग रहा है, ये मेरे पास ऐसा ही है। ये तो फुल चार्ज है, फुल चार्ज है। मोटा वाला अविनाश सर के पास है ना, वो कह रहा है मैं क्लास लूंगा। ओके, होपफुली दिस विल वर्क। यस मनीषा, बोलो। आ, एक मिनट बेटा, मैं एक्चुअली इसको कंप्लीट करूं, मैं मॉड्यूल ओपन करूंगा, उसके बाद बताता हूं मैं। लिसन, मैं क्वेश्चंस लास्ट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ हूं, सारे डिस्कशन लेने वाला हूं स्क्यूनेस को कंप्लीट करने के साथ ही, ठीक है? तो इन नेक्स्ट क्लास हम वो डिस्कशन पे ले लेंगे, अदरवाइज क्लास के एंड में मैं आपको बता देता हूं अभी। फाइन। एक्स बार निकाला उसके लिए आपने? एक्स बार से डेविएशन भी निकाला? एक्स बार से डेविएशन निकाल के स्क्वायर भी कर लिया? एक्स बार क्या आया? यस मनीषा? इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर तो 0.5 ही आएगा, -0.5। सबका आ चुका -0.5, करेक्ट। वहां सभी का -0.5 आ गया। ओके ओके ओके, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बढ़िया, एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास वैल्यूज, थोड़ा मैं लार्जर वैल्यूज ले रहा हूं, 10, 13, 16। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, let me change the value. It is 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। y है 14, 17, 18, 19, 20, 24, 28। अब इस तरह के क्वेश्चंस में नॉर्मली हम मैनुअली इसको कैलकुलेट करते हैं, तो स्क्वायर्स निकालना और ये सारा कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जहां एक्स बार से हमने डेविएशन निकाला। मैं फॉर्मूला पहले नीचे लिख देता हूं। कोरिलेशन का हमारा हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर समीशन y माइनस वाई बार स्क्वायर।
हम ये वाला कोरिलेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए और ज्यादा हमें डीप कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है एक्स बार, एक्स बार एंड वाई बार। मीन वो सबको आता है, समीशन एक्स समीशन वाई, समीशन एक्स 105, समीशन वाई इज 140, करेक्ट? यस राहुल, यस एक्स बार 15 एंड वाई बार 20। अब पहले आप चेक करो आपको और क्या क्या चाहिए। तो मैं यहां चेक करता हूं, मुझे x का डेविएशन चाहिए, मुझे y का डेविएशन चाहिए, मुझे x के डेविएशन का स्क्वायर चाहिए, y के डेविएशन का स्क्वायर चाहिए, और ऊपर x और y के डेविएशन का यहां पे मल्टीप्लाई भी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे हम कॉलम बना लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आई एम इन नीड ऑफ x माइनस एक्स बार, then I want x minus x bar square, then I want y minus y bar, then I want y minus y bar का square, then in x minus x bar multiply by y minus y bar। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कैलकुलेट करनी है। बेटा x माइनस एक्स बार का सम रिक्वायर्ड ही नहीं है, कहां जरूरत है x माइनस एक्स बार के सम की? समीशन x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार है वो। तो मुझे x माइनस एक्स बार का और y माइनस वाई बार निकालना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, देन उसका समीशन करना है। ठीक है, चलिए x माइनस एक्स बार -3 -2 -1 0 1 2 3, इसका स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 9। कितना सिंप्लीफाई हो जाता है कैलकुलेशन? y माइनस वाई बार -6 -3 -2 -1 0 4 8, y माइनस वाई बार का स्क्वायर 36 9 4 1 0 16 64। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इस डेविएशन को इस डेविएशन से, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके लिखते चलिए, 18 6 2 0 0 8 एंड 24। अब ये सारे जब आपकी कैलकुलेशंस हो जाएं तो आई एम इन नीड ऑफ एडिशन। एडिशन किसका चाहिए? स्क्वायर्स का एडिशन चाहिए और इस मल्टीप्लाई का एडिशन चाहिए, तीनों का एडिशन 28। यस राहुल, 130, लास्ट वन 58। परफेक्ट, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बढ़िया, फटाफट फटाफट से स्पीड से आपने कैलकुलेशन कर लिया, बहुत अच्छा है। फॉर्मूले में वैल्यू कैसे रखना है चेक कर लेते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशन का प्रोसीजर पता है, बहुत इजी है। मेन प्रॉब्लम कहां आता है? फॉर्मूला याद रखने में। तो आई विल प्रोवाइड यू अ चार्ट ऑफ फॉर्मूलास, और उस चार्ट को आपको क्या करने का है? हाँ बिल्कुल सही, कौन बोला ये? हाँ, अपने अपने बाथरूम में चिपका लेने का, यदि बाथरूम में आपको ज्यादा टाइम बैठना होता है तो। कुछ भी अपने बेड साइड पे लगा लेना है या स्टडी टेबल पे लगा लेना है। जब भी देखोगे उधर नजर जाएगा तो बार बार उसकी तरफ स्ट्राइक करेगा तो आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। हम एक पोस्टर को कितनी बार देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, एक पिक्चर को कितनी बार देखते हैं पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। बस वैसे ही कुछ। ओके, पुट द वैल्यूज
58 डिवाइडेड बाय 28 130 खत्म। 58 को डिवाइड करना है √28 एंड √130 के मल्टीप्लाई से। तो 58 विल बी डिवाइडेड बाय इन दोनों का रूट 5.3 11.4। मनीषा कुछ कहना चाह रही हैं? $0.96 करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इट इज प्लस 0.96 इज द आंसर। क्या ख्याल? रूट निकालना नहीं आता? बताएंगे। यस गाइस बोलिए क्या ख्याल? दोनों तरह के फॉर्मूला से हमने कोरिलेशन कैलकुलेट करना का प्रोसीजर समझ लिया है, और ये उनके लिए जिनको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जाना है उनको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये सॉल्व करके ये लास्ट आंसर देंगे, देन यू विल गेट द मार्क्स। आप उसको डिवाइड करके यहां आंसर मत छोड़ के आ जाइएगा कि सर बस इतना ही, आगे का अपने आप देख लो। तो बिल्कुल निकालेंगे बेटा, निकालना ही पड़ेगा। चलो ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कैलकुलेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग। अब बात करते हैं शॉर्टकट, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको वो यूज करना है जिसकी हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। यानी क्या बात कर रहे हैं, समझ गए? दिमाग यूज करना है। क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समीशन x is given 125, summation x square is given 650, summation y is given 100, summation y square is given 460, समीशन एक्स वाई भी दे दिया इन्होंने 508। ठीक है, बोले अभी करना ही क्या है, अभी बचा ही क्या है, और नंबर ऑफ पेयर्स दे रखे हैं 25। एक्स और वाई के नंबर ऑफ पेयर्स दे रखे हैं, कितने डेटा है हमारे पास? 25। एक्स और वाई के 25 ऑब्जर्वेशंस हैं साथ में, तो उन्हें पेयर बोल देते हैं हम। एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू पेयर, फिर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पेयर। जैसे हम ये देखना चाहते थे किसी के मैथ्स और अकाउंट्स के मार्क्स के बीच में कोरिलेशन है क्या, तो हमने हर पर्सन का, हर स्टूडेंट का क्लास में से अकाउंट्स का मार्क्स लिया, मैथ्स का मार्क्स लिया, और उनके बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो ऐसे ही कुछ पेयर बना के हमने ये इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लिया। यहां से मैं आपको बोलूं कि कोरिलेशन निकालना है, तो यू ऑल गाइज विल कैलकुलेट इट डेफिनेटली ना। क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखना है ना, रखो जल्दी से। R इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? समीशन एक्स वाई 1/n समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन n समीशन वाई स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर अपॉन n, यही ना? और सारी वैल्यूज आपके पास है। हाँ, समीशन और सिग्मा वन ऑफ द सेम थिंग, बट बेटा सिग्मा के साथ मिस इंटरप्रेट हो जाता है कई बार कि इसको भी सिग्मा बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा। लेकिन फिर मैं यहाँ पे इसको समीशन यूज करता हूं और यहाँ पे इसको सिग्मा की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करता हूं, तो ये सिग्मा है ये। यस समीशन एक्स वाई दे रखा है, इट इज 508। यस, नंबर ऑफ टर्म 25।
अच्छा, ओके। चलिए, ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दी मैंने। लेट्स सी कौन आंसर दे रहे हैं हमें। 0.21, करेक्ट। इट इज 0.21, परफेक्ट। थोड़ा सा ब्रेन यूज करेंगे। क्या लिखा हुआ है वहां पे? क्या गलत वैल्यू लिखा है मैंने? कहां गलत वैल्यू लिखा? ब्रैकेट का मतलब समझ में आता है? यहां पे समीशन एक्स लिखा है ना, और ब्रैकेट पे स्क्वायर है। क्लियर? चलिए, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था। ये तो कोई भी कर लेता है यार, वैल्यू तो पुट करना था। और उसमें भी प्रॉब्लम है तो फिर एक्चुअली प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो सिर्फ वैल्यू पुट करना था और रिजल्ट निकालना था, कुछ था ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन अब है, और वो क्वेश्चन ये है, दो पेयर हमने गलत डाल दिए। यहाँ पे दो पेयर हमने गलत ले लिए। 6, 14, 8, 6। एक्चुअली होना चाहिए था 8 एंड 12 और 6 एंड 8। ये रॉन्ग है। उस रॉन्ग की जगह ये करेक्ट पेयर है। और यदि इस रॉन्ग को करेक्ट पेयर से रिप्लेस किया जाए तो कोरिलेशन क्या होगा, वो कैलकुलेट करना है। 6 एंड 14 ये गलत वैल्यू है। इसके प्लेस पे करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए 8 एंड 12। और फिर दूसरी गलत वैल्यू है 8 एंड 6, जिसकी प्लेस पे करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए 6 एंड 8। अब यहां आपको एक चीज क्लियरली पता होनी चाहिए कि ये x है और ये y है। दोनों एक्स वाई रॉन्ग लिए हमने, और उनके प्लेस पे ये करेक्ट एक्स वाई हमें डालने हैं। और हमें वापस से कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, और कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। बताइए कैसे करेंगे? यस, परफेक्ट। देखिए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए देखिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हमें समीशन एक्स चाहिए, समीशन वाई चाहिए,
समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए और समीशन वाई स्क्वायर चाहिए, और एक हमें समीशन एक्स और वाई का मल्टीप्लाई चाहिए, वो तो हम बाद में भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और एक चाहिए हमें समीशन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का समीशन। ये सारी वैल्यूज हैं हमारे पास ऑलरेडी। पहले मेरे पास जो वैल्यूज है मैं वो लिख लेता हूं। समीशन एक्स कितना है हमारा 120, समीशन वाई 100, एक्स स्क्वायर 650, वाई स्क्वायर 460 और एक्स वाई का टोटल 580। ये वैल्यूज है ना मेरे पास। अब समझिएगा डायरेक्टली कैसे करना है। 508। अब समझिएगा डायरेक्टली कैसे करना है। एक्स के अंदर क्या गड़बड़ हुआ है, एक्स के अंदर क्या गड़बड़ हुआ है, 6 और 8 हमने लिया है, ये रॉन्ग है। इस 6 और 8 की जगह क्या आना चाहिए था, 8 एंड 6, पक्का। तो जो रॉन्ग है उसे उसमें से निकाल दो, और जो करेक्ट है वो उसमें ऐड कर दो। इसमें से 6 और 8 निकाल दिया, और उसके प्लेस पे 8 एंड 6 ऐड हो गया, रिजल्ट विल बी 125। सेम आ रहा है कोइंसिडेंटली, लेकिन तरीका बता रहा हूं। इसमें से जो गलत था उसे मैंने निकाल दिया, जो सही था वो उसमें ऐड कर दिया। सेम विद वाई, वाई में क्या गलत है, 14 गलत था, हटा दो, 6 गलत था, हटा दो, उसकी प्लेस पे 12 एंड 8 ऐड कर दो, योर न्यू टोटल विल बी, ये भी सेम आ रही है, ये भी सेम आ रही है। जब ये सेम है तो फॉर श्योर इसके स्क्वायर भी सेम ही होंगे, क्योंकि जब एक्स समीशन एक्स और समीशन वाई में कोई चेंज नहीं आया है, तो समीशन एक्स स्क्वायर एंड समीशन वाई स्क्वायर में भी कोई भी चेंज, पक्का गारंटी नहीं। देखो अब एक्स स्क्वायर में देखो, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस टोटल वापिस कर दो। समझ में आया। y में क्या चेंज करना है, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस टोटल वापिस कर दो। $436। एक्स एंड वाई में क्या करें, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके रखा होगा हमने यहां पे, तो गलत एक्स और वाई का मल्टीप्लाई माइनस गलत एक्स वाई का मल्टीप्लाई माइनस करेक्ट एक्स वाई का मल्टीप्लाई प्लस और करेक्ट एक्स वाई का मल्टीप्लाई प्लस। ये दोनों एक्स वाई गलत हैं और ये दोनों एक्स वाई करेक्ट हैं, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया और इन दोनों एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। तो इससे हमारे पास नया एक्स वाई का टोटल आ जाएगा 520। देन व्हाट, वापिस फॉर्मूले में नई वैल्यूज रखो और वापिस कोरिलेशन कैलकुलेट करो। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए पहले, फिर आगे बात करेंगे। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है, मैं कैलकुलेशन पे डिस्कस नहीं करूंगा। मल्टीप्लाई करना और ये सब कुछ मुझे सिर्फ फैक्ट्स बताने थे, तरीका बताना था। किसी के पास कोई डाउट है तो बताएं, पहले किसी के पास कोई डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे।
कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने यहां तक के डिस्कशन पे, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी, तो जितना हमने डिस्कस किया उस समय चेक करना है। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं यहां तक के डिस्कशन पे, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, बाइवेरिएट डेटा। बाइवेरिएट का मतलब टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली, बाइवेरिएट का मतलब टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली, इज इट क्लियर? तो ऑप्शन सी, टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली इज नोन एज बाइवेरिएट डेटा। सिंपल कोरिलेशन इज कॉल्ड लीनियर एंड नॉन लीनियर। सिंपल कोरिलेशन इज लीनियर, जहां दो वेरिएबल्स के बीच में एग्जैक्टली लीनियर रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। लीनियर और नॉन कोलिनियर कौन चेक करता है? स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, यस। तो यहां पे लीनियर इज द आंसर। इफ हाई वैल्यू ऑफ वन एंड टू लो वैल्यू ऑफ द अदर, दे आर सेड टू बी हाई वैल्यू। राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं, नवनीशा, हार्दिक, सब बोलिए। नेगेटिव कैसे? बोथ आएगा, बोथ, बोथ, बोथ आएगा बेटा, क्योंकि यहां पे ये नहीं बोला है कि लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन या डाउन टू अप। जो पॉजिटिव होता है वो नीचे से ऊपर नॉर्थ की तरफ होता है, और जो नेगेटिव होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं बताया, इन्होंने बोला है एक एंड डाउन साइड पे होगा, दूसरा एंड अप साइड पे होगा, एक लो एंड होगा और एक अपर एंड होगा। तो दोनों ही कोरिलेशन में एक लोअर एंड होता है और एक अपर एंड होता है, इसलिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन और इनवर्स कोरिलेशन यानी नेगेटिव कोरिलेशन दोनों करेक्ट हैं। आंसर इज बोथ। द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। कोरिलेशन को पॉजिटिव कब बोलते हैं? हार्दिक, कैसे? नहीं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव होता है। अपोजिट डायरेक्शन में करेक्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल मूव्स इन सेम डायरेक्शन। मैंने बताया था ना, स्टेप बाय स्टेप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो नेगेटिव है। एज ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, बताओ कैसा रिलेशन है? जिसका इंश्योरेंस किया उसकी लाइफ यानी उसकी एज, और उससे जो हम प्रीमियम लेंगे उस प्रीमियम के अमाउंट। एग्जैक्टली, परफेक्ट। जितनी ज्यादा एज उतना ही ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो कौन सा कोरिलेशन हुआ? पॉजिटिव, परफेक्ट। ये एग्जांपल अब ऐसे मिले, यस, परफेक्ट। जैसे जैसे एज बढ़ता है प्रीमियम भी इंक्रीज होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क बढ़ता है। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है? पॉजिटिव। कोरिलेशन बिटवीन सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड टेम्परेचर ऑफ द डे। कैसे? कैसे? टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोल्ड ड्रिंक की सेल कम हो जाएगी। यस, बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोल्ड ड्रिंक की सेल भी, तो सेम डायरेक्शन पॉजिटिव। एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स, ऑब्वियसली पॉजिटिव। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हस्बैंड की एज बढ़ने लगे और वाइफ की कम होने लगे। मतलब जैसे जैसे बूढ़ा आदमी वैसे वैसे उसकी वाइफ कम एज की आएगी। तो 50 साल की एज में शादी करेगा तो उसको 5 साल की लड़की से करनी पड़ेगी। नेगेटिव जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ये पॉजिटिव है। जैसे जैसे एज मेल का बढ़ेगा वैसे वैसे वाइफ का एज भी ऊपर आएगा। तो जितना जल्दी शादी करोगे उतनी जल्दी उतनी कम एज का कपल मतलब पेयर बनेगा। जितना लेट शादी करोगे उतनी ओल्ड एज का पर्सन मिलेगा। नेक्स्ट, whatever may be the value of r, positive or negative, its square will be, perfect, सबको पता है
पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ओनली। क्या मजाक किया यार क्वेश्चंस में। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड +1, perfect. What are the limits of correlation coefficient? +1 and -1 are the limits. कोरिलेशन इसी के बीच में होता है, तो लिमिट क्या बोलेंगे? एंड। कोरिलेशन किससे ज्यादा नहीं हो सकता? +1 से। कोरिलेशन किससे कम नहीं हो सकता? -1 से। इफ y इज इक्वल टू, इसको छोड़ दीजिए, स्कैटर डायग्राम हेल्प अस टू, किसमें हेल्प करता है स्कैटर डायग्राम? फाइंड द नेचर correlation between two variable, compute the extent of correlation between two variable, obtain the mathematical relationship between the two variable. No, ये तो सही है। स्कैटर डायग्राम दो वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन का नेचर बताएगा। नेचर कैसे? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेस पॉजिटिव है, लेस नेगेटिव है। क्या स्कैटर डायग्राम से एग्जैक्टली कोरिलेशन की वैल्यू बता सकते हो कि 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.7 होगा? नो, तो सी तो हो ही नहीं सकता ना। सी क्या बोल रहा है? मैथमेटिकल रिलेशनशिप। मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्कैटर डायग्राम नहीं बता सकता। स्कैटर डायग्राम सिर्फ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बता सकता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? नेक्स्ट। ओके, बहुत बढ़िया। स्कैटर डायग्राम इज कंसीडर्ड फॉर मेजरिंग बोथ, लिख दिया था हमने। देखिए अब यहां से एक चीज क्लियर हो रही, जितना हमने नोट किया था ना, सारे एमसीक्यूज उसी डिस्कशन में से हैं, नया कुछ है ही नहीं। बोथ कर्वी लीनियर रिलेशनशिप दोनों बताता है, बोथ ए एंड बी। इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम lie from upper left to lower right। अब देखना, अब क्लियर बोल दिया इसने, अपर लेफ्ट से लोअर राइट। अपर लेफ्ट से लोअर राइट कौन सा है? परफेक्ट, इट इज नेगेटिव। अपर लेफ्ट से लोअर राइट नेगेटिव। अब यहां हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं that we will do in our next class. आज यस, एक मिनट बेटा, इसी का क्वेश्चन 11। if hold on, if y is equal to, listen, question 11, y is equal to a plus bx, then what is the coefficient of correlation between x and y? यहां एक चीज क्लियर है, y की वैल्यू a की वैल्यू से ज्यादा होगी या कम होगी? इट डिपेंड्स। यदि b जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यदि वो माइनस का हुआ तो y की वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी। और यदि वहां पे b की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो y की वैल्यू ज्यादा होगी। तो डिपेंड करता है कि ये b जो हमने मल्टीप्लाई किया ये 0 से कम है या 0 से, तो ऑप्शन चूज करके बताओ जिसमें ये डिपेंड करता है कि आंसर डिपेंड इस चीज पे कर रहा है कि b की वैल्यू 0 से ज्यादा है या 0 से कम। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सी ही हमारा आंसर है। फाइन, ओके चलिए गाइस, इसको एक बार गो थ्रू और कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिमेनिंग पोर्शन रैंक कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। तो प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट। यस राहुल, ओके थैंक यू, बाय गाइस, थैंक यू।